मैं सचिन कुमार अग्रवाल टैक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड से। और अगर आप एक एनजीओ ट्रस्ट सोसाइटी चला रहे हैं तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि टैक्स रूल्स को कैसे फॉलो करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। भारत में जो भी एनजीओ काम कर रहे हैं उनके लिए टैक्स कानूनों में कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। तो अगर कोई एनजीओ चला रहा है या फिर शुरू करने की सोच रहा है तो इन नए नियमों को समझना बेहद जरूरी हो गया है। चलिए आज इन सभी बदलावों को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल जो हर एनजीओ को खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि क्या हम इन नए नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। देखिए, फाइनेंस एक्ट 2020 ने रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को ही बदल कर रख दिया है। अब सवाल उठता है कि ये हुआ क्यों। असल में सरकार का मकसद था पारदर्शिता बढ़ाना और ये पक्का करना कि टैक्स में छूट का फायदा सिर्फ उन एनजीओज को मिले जो वाकई में सक्रिय हैं और सही काम कर रहे हैं। अगर इनका पालन नहीं हुआ तो संस्था की टैक्स छूट और फंडिंग दोनों पर सीधा असर पड़ सकता है। तो आज की चर्चा में हम 5 खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि 12A और ATG सर्टिफिकेट क्या है। फिर देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है। इसके बाद नई और पुरानी दोनों तरह की एनजीओज को क्या करना है ये जानेंगे और आखिर में एक सीधी साधी कंप्लायंस चेकलिस्ट पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। किसी भी एनजीओ के लिए 2 सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। कह सकते हैं कि ये उनके टैक्स से जुड़े फायदों की बुनियाद हैं। तो ये 2 स्तंभ हैं, सेक्शन 12A और सेक्शन ATG। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो 12A रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि एनजीओ को अपनी इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये फायदा सीधे सीधे संस्था को मिलता है। वहीं ATG रजिस्ट्रेशन डोनर्स के लिए यानी दान देने वालों के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। इसकी वजह से जो लोग दान देते हैं उन्हें अपनी टैक्स में छूट मिलती है और जाहिर है इससे लोग दान देने के लिए और भी प्रोत्साहित होते हैं। एक कामयाब एनजीओ के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अब आते हैं उस सबसे बड़े बदलाव पर जिसने कह सकते हैं पूरी कहानी ही पलट दी। फाइनेंस एक्ट 2020 ने रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी को हमेशा के लिए यानी परमानेंट से बदलकर पीरियोडिक कर दिया है। मतलब अब इसकी एक तय समय सीमा होगी। पहले का सिस्टम बहुत ही सीधा साधा था। एक बार 12A और ATG का रजिस्ट्रेशन मिल गया तो वो हमेशा के लिए वैलिड रहता था। मतलब जब तक उसे किसी खास वजह से रद्द न किया जाए तब तक कोई चिंता नहीं थी। एक तरह से ये एक परमानेंट व्यवस्था थी। पर अब वो कहानी पुरानी हो गई है। नए सिस्टम के तहत हर रजिस्ट्रेशन पर अब एक एक्सपायरी डेट लगी होती है और वो है सिर्फ 5 साल। इसका सीधा मतलब यह है कि हर 5 साल में रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना ही होगा। यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलाव है। चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई बिल्कुल नई एनजीओ शुरू कर रहा है तो उसके लिए अब खेल के नियम क्या हैं। नई एनजीओ के लिए अब एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले फॉर्म 10A भरकर एक प्रोविजनल यानी कि एक अस्थायी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। इस दौरान संस्था को अपना काम शुरू करना है और फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 10AB के जरिए अप्लाई करना होगा। इसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो 5 साल के लिए वैलिड होगा। और हाँ, यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना होगा और वो है टाइमिंग। फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन प्रोविजनल पीरियड खत्म होने से 6 महीने पहले या फिर अपना काम शुरू करने के 6 महीने के अंदर, इन दोनों में से जो भी तारीख पहले आए उससे पहले ही फाइल कर देना है। इस डेडलाइन को मिस करना एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। अब उन संस्थाओं की बात करते हैं जो नए नियम आने से पहले से ही रजिस्टर्ड थीं। उनके लिए भी एक बहुत जरूरी प्रोसेस तय किया गया था। तो जिन भी एनजीओज के पास पहले से परमानेंट रजिस्ट्रेशन था उन्हें अपने सर्टिफिकेट को रीवैलिडेट करवाना था। ये जरूरी था, कोई ऑप्शन नहीं था। इसके लिए उन्हें फॉर्म 10A में अप्लाई करना पड़ा और जब रीवैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया तो उन्हें 5 साल की वैलिडिटी वाला एक नया सर्टिफिकेट जारी किया गया और यहीं से एक नई जिम्मेदारी का दौर शुरू होता है। ये जो 5 साल की वैलिडिटी मिली है ये भी परमानेंट नहीं है। जैसे ही ये अवधि खत्म होने वाली हो उससे कम से कम 6 महीने पहले फॉर्म 10AB का इस्तेमाल करके रिन्यूअल के लिए फिर से अप्लाई करना होगा। तो ये अब एक लगातार चलने वाला प्रोसेस बन गया है, एक तरह का रिन्यूअल साइकिल। ठीक है, तो अब तक जो भी बातें हुई चलिए उसे एक आसान सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं ताकि सारी जरूरी बातें एक ही जगह पर साफ साफ याद रहें। चलिए इस टेबल को थोड़ा और आसान बनाते हैं। अगर कोई नया ट्रस्ट है तो उसे चाहिए फॉर्म 10A।
कोई पुराना ट्रस्ट था जिसे रीवैलिडेट करवाना था, उसके लिए भी फॉर्म 10A ही था। और जब भी रिन्यूअल का टाइम आएगा, चाहे वो प्रोविजनल से फाइनल वाला हो या हर 5 साल के बाद वाला, तो फॉर्म 10A भी काम आएगा। सबसे जरूरी बात, डेडलाइन का हमेशा ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अलावा भी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। पहली, दर्पण आईडी। नीति आयोग के पोर्टल पर यह रजिस्ट्रेशन अब ATG के लिए जरूरी है। दूसरी बात, कैश डोनेशन। याद रहे, 2000 रुपए से ज्यादा का कैश डोनेशन ATG के फायदे के लिए एलिजिबल नहीं है। तीसरी चीज, अप्रूवल के बाद एक 16 डिजिट का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर यानी URN मिलेगा। और आखिर में, अगर संस्था अपने काम करने के मकसद में कोई बदलाव करती है तो 30 दिन के अंदर दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। ये जो बात है वो पूरी प्रक्रिया की अहमियत को साफ कर देती है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स में छूट का फायदा उठाने के लिए सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरी शर्त है। इसके बिना NGO की सारी इनकम टैक्सेबल हो सकती है। अच्छा, नियमों में लगातार बदलाव होते रहते हैं और हाल ही में एक अच्छी खबर भी आई है। कुछ खास संस्थाओं के लिए ये जो वैलिडिटी पीरियड है उसे 5 साल से भी ज्यादा के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये छोटे ट्रस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। नए नियम के मुताबिक अगर किसी NGO की कुल इनकम 5 करोड़ रुपए से कम है तो उसका 12A रजिस्ट्रेशन 5 साल की बजाय सीधे 10 साल के लिए दिया जा सकता है। पर एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, ये छूट सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 12A के लिए है। ATG रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी अभी भी 5 साल ही रहेगी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इन नए नियमों की असली विरासत क्या होगी। एक तरफ ये नियम निश्चित रूप से कागजी कार्रवाई और कंप्लायंस का बोझ बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या इनका बड़ा मकसद सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है? इसका असली जवाब तो वक्त ही देगा कि यह सिर्फ ज्यादा फॉर्म्स और डेडलाइंस बनकर रह जाएंगे या फिर वाकई में भारत के NGO सेक्टर को और मजबूत करेंगे।